प्रोफेसर सुजाता शर्मा जी हैं। सुजाज सुजाता जी ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं और पिछले कई वर्षों से मरीजों के बीच में ही रहती हैं, मरीजों के सुख-दुःख को बाँटने की कोशिश करती हैं, मरीजों को हर संभव मदद करने की कोशिश करती हैं। पिछले महामारी के वक़्त में सुजाता जी ने एक किताब लिखी थी और उस किताब में ही उन्होंने एक एक तरह से हम कहें तो फ़ोरकास्ट किया था या प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला समय और भयावह हो सकता है। और उनका ये अनुमान था कि जो पैंडेमिक 2020 में देखने को मिला था, उससे ज़्यादा उसका विकराल और विकृत रूप 2021 में देखने को मिल सकता है। तो आज हम उनसे इन्हीं विषयों पर जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल पहले जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, तो उसका आधार क्या था? किस तरह के रिसर्च थे? क्या उनका अपना अनुमान था? और आज जो रूप पैंडेमिक ले चुका है, तो उसमें उनके पास किस तरह के सॉल्यूशंस है? उनकी नज़र में क्या करना चाहिए जिससे कि पूरी जो मानव समाज है, मानव सभ्यता है, उसके सामने एक तरह से संकट खड़ा हो गया है और उसको बचाया जा सके। प्रोफ़ेसर सुजाता, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहला धन्यवाद। सवाल तो मेरा यही है जी, कि जो आपने किताब लिखी है, वॉरियर्स इन व्हाइट, जी। वो किताब आपको लिखने की कब आइडिया आई और उसमें क्या क्या ख़ास बातें हैं जो कि आपने 1 साल पहले ही लिखी थी, पैंडेमिक को लेके? जी। ये जब पिछले साल पैंडेमिक शुरू हुआ था, ये शुरू जब लॉकडाउन हमने देखा था मार्च 23 से लॉकडाउन शुरू हुआ था। उसके बाद सब लोग तो घरों के अंदर थे, पर जितने भी एम्स के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उन सबको तो आना ही पड़ता था, क्योंकि हमें अपनी ड्यूटी पे आना होता था और करनी होती थी। तब पूरा टाइम यहीं पर हॉस्पिटल रिसर्च लैब में ही जाता था। तब मैंने ये सोचा था कि क्यों ना इस बारे में, क्योंकि ये हिस्ट्री में पहली बार एक ऐसा इवेंट हो रहा था, तो क्यों ना इसको एक फ़िक्शन के रूप में लिखा जाए और फ़िक्शन के साथ-साथ कुछ ऑटोबायोग्राफ़ीज़ भी इसमें मैंने डाली हुई हैं। और जैसे हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनकी कहानी है इसमें और 6 कोविड वॉरियर्स और जो हैं उनकी भी कहानियाँ हैं। तो वो ट्रू स्टोरीज़ भी मैंने डाली हुई हैं, उसके अलावा जो मैं उस इवेंट के बारे में मुझे लगा, क्योंकि मेरी जो सारी रिसर्च है वो वायरस, बैक्टीरिया के ऊपर है और ये रिसर्च मैं पिछले 30 साल से करती आ रही हूँ। तो मुझे ये बात पता है कि ये उस टाइम मुझे ये बात पता थी, जो कि अब काफ़ी लोग समझ रहे हैं, कि ये जो वायरसेज़ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसे नहीं है कि बस आए और चले गए, और जिसमें से कोरोना वायरस जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। एक तरीके से कहना चाहिए बहरूपिया होते हैं, अपना रंग बदलते हैं, अपना भेष बदल-बदल के आते हैं। तो इसलिए जब उस टाइम पे भी सब लोग बहुत ज़्यादा होपफुल थे, उनको लगता था कि शायद बहुत जल्दी ये चला जाएगा। मुझे पता था कि इतनी जल्दी नहीं जाने वाला। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग मिलकर, मैंने कुछ लोगों से बात भी की, जैसे मैंने बताया जिन कोविड वॉरियर्स थे जो एम्स में थे और कुछ और हॉस्पिटल्स में भी थे इंडिया में। उनकी स्टोरीज़ पूरी शुरू से लेके आखिर तक लिखी और उसको एक इस तरीके का रूप दिया जिससे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है और एस्ट्रोनॉमी है और जो मॉडर्न मेडिसिन है, उनका एक तरीके से कॉम्बिनेशन मैंने बनाया फ़िक्शन के रूप में। तो उसके बाद जो आपकी किताब पब्लिश हुई, आपने उस किताब में जो भी आपकी फाइंडिंग्स थी, जो आपके रिसर्च थे, उससे आपने अपने अथॉरिटीज़ को या हेल्थ मिनिस्ट्री के लोगों को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली सरकार को आपने क्या अवगत कराने की कोशिश की कि जो पैंडेमिक आप लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो गया है, उसका और विभत्स और विकराल रूप आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? और इसलिए इसके लिए
और तैयारी की ज़रूरत है और अपने को गियर अप करने की ज़रूरत है, रिसोर्स वाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज़? मेरे ख्याल से सब लोगों को ये बात थोड़ी बहुत तो पता ही थी। ये जो मैंने किताब लिखी थी वो तो जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ मिलके ही मैंने मशवरा लेके ही लिखी थी। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको भी मैंने प्रेजेंट की थी। और इतना तो वो शायद मुझसे भी ज्यादा जानते हैं वो सब लोग कि ये जो पैंडेमिक है इसका, और जिस तरह आप पूरे वर्ल्ड में भी देख रहे हैं कई पीक्स आ रही हैं, एक के बाद एक आई चली जा रही हैं। तो इसका कुछ अनुमान तो सभी को था कि इसीलिए स्ट्रिक्ट लॉकडाउन शुरू से ही लगाया गया था कि ताकि लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो जाए कि ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो जिसके लिए हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। और पूरे टाइम इसीलिए कि मास्क पहनिए और हमेशा सैनिटाइजर साथ रखिए, दूरी दूरी बनाए रखिए, ये हमेशा ये बात तो बताई गई थी पब्लिक को। प्रोफ़ेसर साहिबा आपको लगता है कि इस समय जितने वैक्सीन अवेलेबल हैं दुनिया में और जी। ख़ास तौर से भारत में, वे इस महामारी को रोकने में, इस महामारी से लड़ने में सक्षम हैं या और भी नए वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ेगी आने वाले समय में? बात असल में ये है कि जो जितने वैक्सीन हैं वो इस समय तो लग रहे हैं कि पूरे पड़ेंगे, और बहुत बहुत जरूरत है कि जल्दी से जल्दी सब लोग वैक्सीनेट हों। जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस है वैक्सीनेशन के ऊपर से वो निकाली जाएं और जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट किया जाए। ये हो सकता है कि जैसे इसके म्यूटेंट्स या वेरिएंट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला था कि ये देश बदल बदल के आता है, मतलब वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा बदल के आता है। अ, ये हो सकता है कि आगे जाके कोई वैक्सीन से ये अ, ना थमे, पॉसिबल है। तो भी इसकी आशंका अगर है तो ये उम्मीद भी है कि जिसको जैसे जो शुरू में हम वैक्सीन बनाते हैं किसी भी बीमारी के लिए, उन्हें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। और अगर हमें लगता है कि शायद इससे पूरा नहीं पड़ा तो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बनाया जा सकती है, जिससे वो जो जो चीज उसे थम नहीं रही है, थोड़ा सा बदलाव वैक्सीन में भी हम कर सकते हैं। जैसे कि बदलाव आपके वायरस में आया वैसे ही वैक्सीन में करके सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बहुत जल्दी बना सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है वैक्सीन जो जितनी भी हैं वर्ल्ड में या जो इस टाइम इंडिया में भी हैं वो काफी हैं। जरूरत जिस चीज की है वो है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करें लोगों को। सुजाता जी, आपने भी देखा, हम सब लोगों ने देखा कि जब वैक्सीन बन के तैयार हुई है, तो उस समय उसके वैक्सीनेशन की एज लिमिट 45 प्लस कर दिया गया। तो ये जी। 45 प्लस करने के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था? क्योंकि हमने आप जैसे तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं एमिनेंट देश और दुनिया के, उनके अलग-अलग हमने इंटरव्यू देखे, उनके आर्टिकल्स पढ़े, उनके रिसर्च पेपर पढ़े। जैसे आप डॉक्टर गुलेरिया की बात कर रही हैं, डॉक्टर गुलेरिया ने इसके पहले भी कई बार इस हम्म। बात को लेके बड़ा स्ट्रांगली एडवोकेट किया था कि वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन होना चाहिए। वैक्सीनेशन की जो एज लिमिट है, वो हम्म। घटाई जानी चाहिए 45 जी। प्लस के बजाय और नीचे लानी चाहिए। जी। तो जी। जो 45 प्लस का एज लिमिट रखा गया था या कट ऑफ एज, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था या हाँ। वैसे ही कोई एक दिन ख़्याल आया और जो लोग भी हैं हम्म। कंट्रोलिंग अथॉरिटी में, उन्होंने कहा कि नहीं चलो एक कट ऑफ एज 45 रख देते हैं, बाद में देखेंगे। इसके पीछे अ, कोई साइंटिफिक या थॉट्स थे क्या? हाँ हाँ, साइंटिफिक थॉट ये हुआ होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि जब ये वायरस शुरू में आया था तब हम देख रहे थे कि ये सबसे ज्यादा जो अ, वृद्ध लोग हैं, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वो इस चीज से बच नहीं पा रहे हैं। अगर उनको हल्का सा भी इन्फेक्शन हो रहा है तो जरूर उनकी मौत हो रही है या फिर वो बहुत ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में जा रहे हैं। और जो जो भी यंग लोग थे वो बड़े आराम से इस बीमारी से उबर पा रहे थे। इसीलिए प्रायोरिटी बनाई थी, तो सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रायोरिटी बनाई थी कि जो लोग दिन रात मरीजों को देख रहे हैं उन लोगों को पहले लगाई जाए। और जब वो खत्म हुआ तो उसके बाद ये हुआ वृद्ध हैं उनको पहले लगाई जाए। पर अब जब ये वायरस दोबारा
आया है म्यूटेट होके, तो देखा गया है कि अब तो ये जितने भी यंग लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ रहा, उनमें भी सिवियर डिसीज हो रही है। तो इसलिए इस बहुत बहुत आवश्यक है, इस नए म्यूटेंट से लड़ने के लिए बहुत जरूरत है कि हम जल्दी से जल्दी एज लिमिट को घटाएं। और जैसा कि मैंने सुना है कुछ दिन से, 18 साल से ऊपर और उसके ऊपर जितने भी लोग हैं उनके लिए फर्स्ट में से किया गया है। बट मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करना चाहिए। और एक और चीज है कि थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी है, कि लोग थोड़ा सा घबरा रहे थे वैक्सीन से। जब थोड़ी पीक नीचे आई थी तब लोगों को लगा कि शायद कोरोना अपने आप ही चला गया है, वैक्सीन हम क्यों लगाएं, और वैक्सीन को लगाने से थोड़ा बहुत बुखार वगैरह एक दो दिन के लिए आता है, वो भी हम क्यों झेलें। और एक दूसरे से सलाह मशवरा कर रहे थे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो वो हटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबको बोलना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हो सके, जैसे ही आपकी टर्न आए वैसे ही आप जाके वैक्सीन जरूर लगाएं। सुजाता जी, लेकिन एक और जो लर्निंग देखने को मिल रही है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिन हम्म लोगों ने दोनों डोज लगा लिए हैं, वो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, वो भी कैजुअलिटी हो हम्म रही है उनकी भी, और इस महामारी से वे भी बच नहीं पा रहे हैं। तो वैक्सीनेटेड और जो वैक्सीनेटेड नहीं है उसमें क्या फर्क है? इस बीमारी, ये बीमारी तो दोनों के साथ वैसा ही उसका एटीट्यूड है, वैसा ही बिहेवियर है। हम्म वैक्सीन को अगर आप देखें तो वो एक पदार्थ होता है, वही वायरस ही होता है। जिस वायरस से आपको बीमारी होती है वही वायरस होता है, उसको बहुत कमजोर तरीके से बनाया जाता है ताकि वो आपको उस तरीके से बीमार ना करे। पर वो जो आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, वो उनको तैयार करती है ताकि जब कभी वो बीमारी आपको असल में हो तो वो तुरंत उससे लड़ सके। तो एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम है वैक्सीन, आपकी बॉडी को ट्रेन करता है कि आपको जैसे ही वो वायरस दिखे आप फौरन जाके उसको लड़ें और उसे मार भगाएं। पर क्या होता है कि इन्फेक्ट करने से ना वो करे, वो वैक्सीन नहीं करता। वैक्सीन का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी इन्फेक्ट नहीं होंगे। वैक्सीन का मतलब होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं होगा जितना अगर आप बिना वैक्सीन के होते तो होता। अभी भी आप अगर देखें, आप सारे परसेंटेज कितनी डेथ्स हो रही हैं वैक्सीनेशन के बाद को देखें, तो वो बहुत ही ज्यादा माइनर है, बहुत कम अमाउंट हो रही है। पर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया आप उनमें डेथ देखें तो वो बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली वैक्सीन वर्क तो कर रही है, वैक्सीन लगा के भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पर आप इस बात को पहचाने कि मोस्ट लाइकली आपको इतना सिवियर नहीं होगा कि आपको मरने का डर लगे। सुजाता जी, अभी तक जो भी वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, या जो इंपोर्ट करने की इजाजत दी गई है हम्म हमारी सरकार की तरफ से, अगर हम आपसे पूछें कि इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपकी नजर में कौन वैक्सीन होगी, और कौन सी वैक्सीन लगवाने से ज्यादा संभावना है कि आप इस महामारी से बच सकते हैं या इन्फेक्ट होने से बच सकते हैं? इस टाइम पे भी हमारे पास कोवैक्सिन है जो भारत बायोटेक की है, और कोविशील्ड है, और अभी एक स्पटनिक भी है। और अभी शायद और भी बातें चल रही हैं, बातचीत चल रही है कि और भी जितनी मॉडर्ना फाइजर की जो वैक्सीन है उन्हें भी लाया जाए। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है डिफरेंट तरह तरह के वैक्सीन्स का, उसमें सोचना नहीं चाहिए कि ये कौन सी है कैसी है। अल्टीमेटली सारी वैक्सीन्स एक ही चीज करती हैं, वो आपको बीमारी से बचाती हैं। अब जैसे कोविड कोवैक्सिन है, तो उसमें जो वायरस है जैसे मैंने आपको बताया था, वो उसको बहुत कमजोर बना के और आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। कोई और mRNA वैक्सीन होगी, वो क्या करेगी कि आपके अंदर जाएगी और जो वैक्सीन का एक प्रोटीन है उसको बनाने का वो एक संकेत देगी आपकी बॉडी को। पर अल्टीमेटली वो आखिरकार वो वही एक काम करेगी कि जब कभी आपको वो बीमारी होने का आशंका है, जब आप कांटेक्ट में आते हैं किसी कोविड पेशेंट से, तब आपका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा। इतना एक्टिव होगा कि आपको वो शायद मरने नहीं देगा, आपको गंभीर बीमारी से वो जरूर बचा देगा। तो आप ये मत सोचिए कि कौन सी वैक्सीन है, जो भी वैक्सीन है जैसे ही मिल रही है तुरंत लगा लेना चाहिए, क्योंकि जितनी भी वैक्सीन अप्रूव होकर आई हैं वो इस तरह अप्रूव होकर आई हैं कि वो उस पॉइंट तक तो जरूर आपको बचाएंगे।
अब फिर हम वापस आपकी किताब पर आते हैं और किताब में जो आपने इंडिकेट किया था कि नेक्स्ट हुँ, ईयर या जो 1 साल बाद का जो वक़्त होगा, वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। जी, हम देख रहे हैं पूरे देश में ऑक्सीजन का संकट है। जी। आपने एक तरह से प्रेडिक्ट किया था 1 साल पहले। हुँ, 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 तो हुँ, हमारी जो एजेंसीज़ हैं, जो मेडिकल या हुँ। सेक्टर में काम कर रही हैं या जो हमारे गवर्नमेंट्स हैं, क्या उन लोगों के लेवल पे कहीं न कहीं आपको नहीं लगता है कि कुछ चूक हो गई, उस तरह के प्रिपरेशंस, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलाइज़ करने में? ये वायरस ऐसी चीज़ है कि आप अगर पूरे वर्ल्ड में देखिए, तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कंटेन होना बहुत-बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसकी हुँ, स्पीड इस तरीके की है और शायद ऐसा वायरस पूरे वर्ल्ड में किसी ने कभी देखा ही नहीं था अपने लाइफ टाइम में। तो इसीलिए प्रिपेयर्डनेस हर लेवल पे मुझे लगता है थोड़ी बहुत अ, हो रही है पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, इंडिया में भी आप देखें, लोग प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा मैंने अपनी बुक में लिखा था और भी कई एक्सपर्ट्स हैं उन्हें उन्हें भी ये लगा था। पर फिर भी क्योंकि कभी किसी ने इस तरह की महामारी देखी नहीं है अपने लाइफ टाइम में, तो शायद कहीं न कहीं पे उस तरह की प्रिपेयर्डनेस थी नहीं, कि हुँ, हम इस तरह के इस लेवल के पैंडेमिक से लड़ सकें। और अब जब ये हो चुका है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हेल्थ केयर में लोग जो स्पेशली गवर्नमेंट है, वो बहुत-बहुत इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि आज ये है, अगर आज ये हमेशा के लिए चली भी जाती है, तो भी कोई ना कोई ऐसी कोरोना वायरस ऐसी चीज़ है जो बार-बार आता है। जैसे पहले आया था सार्स कोव आया था, फिर आया मर्स जो मिडल ईस्ट वो भी एक कोरोना वायरस था, वो 2012 में आया था और अब ये आया है। ये भी हो सकता है कि ये जाने के बाद फिर से आ जाए, तो बहुत ज़रूरत है कि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो, हमारी पॉपुलेशन को देखकर उस तरीके से डेवलप ज़रूर हो, कि हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हों। ये तो बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि अभी हम प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं थे। अब आप क्या देख रही हैं? कितना और वक़्त लगेगा हम लोगों को एक्जिस्टिंग रिसोर्सेज़ के मदद से इस महामारी से लड़ने में, इस महामारी पर काबू पाने में, आप कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं और कितना वक़्त लग सकता है? मुझे लगता है कम से कम 1 साल तो लगने वाला है, कम से कम। ये भी हो सकता है डेढ़ 2 साल लग जाएँ, क्योंकि ये वायरस है वो म्यूटेट करेगा। अब जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, अगर हम खाली अपनी कंट्री की बात करें, तो म्यूटेट क्यों होता है वायरस? क्योंकि वो उसका नेचर है और वो इसलिए म्यूटेट होता है क्योंकि जितना आप स्प्रेड करोगे उतना म्यूटेट करेगा। और इंडिया में अगर आप देखें जहाँ पे स्पेशली आप शहरों को देखें तो इतने कंजेस्टेड शहर हैं, इतनी भीड़-भाड़ होती है कि वायरस को तो एक तरीके से खुला मैदान मिल जाता है स्प्रेड करने का, म्यूटेट करने का। तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे बहुत सारे लॉकडाउन्स दिख रहे हैं और मुझे पिक्चर अच्छी नहीं लग रही। बस एक ही तरीका है अगर सब लोग जाके जितनी जल्दी हो सकता है वैक्सीनेट कराएँ अपने आप को। तब भी हो सकता है कि हमें ये जो मैं टाइम बता रही हूँ, उसको हम थोड़ा-सा कम कर पाएँ। वैक्सीनेशन बहुत-बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे और ऑफ कोर्स ये तो बात है कि हमें थोड़ा भीड़ वाले एरिया से दूर रहना पड़ेगा कम से कम डेढ़ 2 साल और ये भी हो सकता है कि हमें जैसे पार्टियों में, शादियों में, सभाओं में थोड़ा-सा इस तरह से ही करना पड़े कि जैसे स्काइप कर लें या हम ऑनलाइन बातें कर लें। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम जितना स्प्रेड करेंगे उतना ये और स्प्रेड होगा, ये एक आग है। जब हम साथ-साथ होंगे वो आप एक तरह से पेट्रोल छिड़क रहे हैं और वो आग और बढ़ती जाएगी। तो उसको रोकने का बस एक ही तरीका है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका मैं तो ये बोलूँगी डिपेंड करता है कि लोग इसको कैसे लोगों पे डिपेंडेंट है, हम पे डिपेंडेंट है। अगर हम जल्दी से वैक्सीनेट हो जाते हैं तो सोचते नहीं है कि क्यों वैक्सीन क्या करेगी, क्या नहीं। जस्ट जाइए वैक्सीनेट होइए, जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी उसका खात्मा होगा इस बीमारी का। तो माने आप ये कहना चाह रही हैं कि पीपल बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि ये हमारे ऊपर डिपेंड पब्लिक करता है। कितना ज़्यादा अपने को डिसिप्लिन्ड रख पाती है और कितना जल्दी से जल्दी इस बीमारी के खतरे को समझ के और अपने को उसके लिए एक डिफेंस तैयार कर पाती है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर सुजाता अपने महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। थैंक यू। हम लोग फिर दोबारा किसी दूसरे विषय पर एक दूसरे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्य
थैंक नमस्कार।